मैं सुनील भाई साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक मेरे दर्शक हैं और ये कई लोगों के बीच में गलत फहमी है। वो प्रशांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि हाउ इन सूरत बीजेपी कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अ विनर, नोटा कुड हैव बीन अ विनर। प्रशांत जी ये समझ लीजिए, आप नोटा का कानून समझ लीजिए जी। नोटा का कानून समझ लीजिए। नोटा के अगर सबसे ज्यादा वोट आएंगे तो सेकंड वाले को विनर घोषित कर दिया जाएगा, ये कानून है। कानून ये नहीं है कि फिर से इलेक्शन होगा। कानून ये है कि अगर नोटा के सबसे ज्यादा मत आते हैं तो जो नंबर 2 पे कैंडिडेट होगा वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल अजीब सी बात है, आपको सुन के लगेगा कि इसका क्या मतलब है। अब देश में बहुत से अजीबोगरीब काम हो रहे हैं, उसमें एक अजीबोगरीब काम ये भी है। आपको को भटक मतलब मेन इश्यू से नोटा नोटा सब लोग बहुत खुश होते रहते हैं। नोटा 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 का कोई मतलब नहीं है। नोटा 99% भी दे दे तो 1% जिसको वोट मिल जाएगा वही जीत जाएगा जो सेकंड नंबर पे रहेगा। ये नोटा का कानून है, इसलिए नोटा का को नहीं लिया जाएगा क्योंकि फिर भी वही जीतेंगे अगर एक ही आदमी है तो। मैं सुनील भाई साहब अब आपसे सुनील जी एक चीज समझना चाह रहा हूं। जो आज जो मुझे जब हम लोग ने इस बात को रखा तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान एक बार भी रिएक्ट नहीं हो रहा। मुसलमान ने तो जैसे इस बार रमजान में उसने एक कसम ही खा ली है कि हम कुछ कर दो, तुम गर्दन भी हमारी काट दो, हम बोलेंगे नहीं। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। लेकिन हिंदुओं में मैं अच्छे खासे हिंदुओं को जान रहा हूं। आरक्षण संविधान बदलने की बात को लेके दलितों और वंचित वर्ग में बहुत खलबली है, डर है। एक और वर्ग है सुनील जी, मैं उसमें इसलिए पूछ रहा हूं, दो चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूं। अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई और शंकराचार्य के साथ जिस तरह का व्यवहार हमारे मोदी जी ने किया, तो एक वो हिंदू जो जिसको सनातनी हिंदू बोलिए या प्रैक्टिसिंग हिंदू बोलिए या ब्राह्मणिकल ऑर्डर का हिंदू बोलिए, उसको भी अजीब सा लग रहा है। भाई ये आप कौन सा हिंदू चला रहे हो, ये कौन सा हिंदू है, मतलब आप ये सब क्या काम कर रहे हो। शंकराचार्य को भी आप गाली दोगे, आप शंकराचार्य को, आपकी ट्रोल आदमी मिलके सारे शंकराचार्य को गाली देगी। मेरा मुख्य मुद्दा आज ये है कि वो हिंदू ही अब इस बीजेपी के हिंदुओं से नाराज हो गए हैं। एक दूसरा मैं आपसे इसलिए पूछ लूं कि राहुल गांधी का आज फिर वो आया है ट्वीट, उन्होंने फिर कहा है कि देश अपने मुद्दों पर वोट करेगा। ये जो घुमाने फिराने की कोशिश हो रही है, मंगलसूत्र फलाना सूत्र, ये सब वो उस पर जा ही नहीं रहे हैं। तो मैं दोनों चीजों का कि कांग्रेस अपने मुद्दे पकड़ के बैठ गई है, इंडिया गठबंधन अपने मुद्दे पकड़ के बैठ गई है, और दूसरी तरफ ये जो हिंदू हैं उनके बड़े वर्ग में अभी हो रहा है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। आप शंकराचार्य की बात भी वैसे ही थी, तो मैं थोड़ा आपका इस पे भी एक टिप्पणी ले लूं। अग्निवीर, जाति आर्थिक सर्वेक्षण, शंकराचार्य क्या की अवमानना, अपमान, और साथ में कांग्रेस अपने मुद्दे नहीं छोड़ने की बात। धन्यवाद आनंद वर्धन जी। सरकार के खिलाफ हमेशा मुद्दे ही काम आते हैं चुनावों में। सरकार के खिलाफ आप किसी व्यक्ति को नहीं खड़ा कर सकते, सरकार के खिलाफ किसी समूह को नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर के आप पूरी जनता को खड़ा कर सकते हैं। और जब जब सरकारें पदस्थ हुई हैं किसी चाहे देश में चाहे राज्यों में, मुद्दे ही हावी रहे, क्योंकि मुद्दों का जवाब सरकारों के पास होता नहीं है और वह मुद्दे लोगों के पास घर घर कर जाते हैं। सब आज बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी में अग्निवीर का मुद्दा है, क्योंकि इस सरकार इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास सरकार के पास कोई जवाब है नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही कि यह लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच में बना दिया जाए। मोदी जी बनाम हु, मोदी जी के खिलाफ कौन, विकल्प उनका कौन, यह मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और लोगों ने बना दिया, ये मुद्दा बना दिया कि मोदी क्यों, मोदी को बाहर क्यों नहीं, सत्ता से बाहर क्यों ना किया जाए। ये मुद्दे, ये विचार जो है हावी हो गया, क्योंकि सरकार के काम, जब आप मुद्दों को हावी करते हैं तो सरकार के कामकाज का मूल्यांकन होने लगता है। 2014 में सरकार इसलिए थोड़े चली गई थी कि कोई बड़ा भारी व्यक्तित्व चला आया था, देश तो जानता भी नहीं था कि मोदी जी कौन है। गुजरात के हिस्से को छोड़ दिया जाए आप, लेकिन मुद्दे हावी कर दिए गए, महत्वपूर्ण कर दिए गए। यूपीए सरकार की तमाम असफलताएं लोगों के सामने की गई और लोगों ने कहा कि एक परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के रूप में बीजेपी सत्ता में आई, अच्छे दिनों की लालच में बीजेपी सत्ता में आई, मोदी जी सत्ता में आए, विकास के नाम पर मोदी जी आ गए और लोगों ने जन समर्थन दिया। आज वही स्थिति है, यह सरकार मुद्दों से भाग रही है। उस किसी भी देश के सामने जो व्याप्त मुद्दे हैं, जिस पे चर्चा, जनता के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उस पे अपने घोषणा पत्र में वो चर्चा नहीं करना चाहती, अपनी सभाओं में भी वो चर्चा नहीं करना चाहती,
क्योंकि 10 साल तक वह उसके विचार का विषय ही नहीं रहा। विचार का विषय इसलिए नहीं था कि उसको ये लगता था कि हिंदुत्व के छाते में सब समा जाएंगे, किसी को अन्य चीज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसीलिए जब जब सामाजिक सशक्तिकरण की बात विपक्ष ने कही तो उनका हिंदुत्व का मुद्दा आगे आया। जब रोजगार की बात उठाई समाज ने तो उनका हिंदुत्व का मुद्दा आ गया कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र गौरव की बात लोग सामने की गई। एक चला कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व गौरव के नाम पर हम आसानी से लोगों को जनजीवन से जुड़े हुए सवालों से लोगों का ध्यान हटा सके, ये संभव नहीं हो पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने भी अपने मुद्दों को, विषयों को छोड़ा नहीं। बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद अब प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो किसी को कैसे प्रभावित डालेगा, कोई कैसे विश्वास कर लेगा। कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पहली बार तो आएगी नहीं, बीजेपी सरकार तो मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दोबारा आई, एक 10 साल का गैप आया, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो पहले भी रही है। कांग्रेस की सरकार आज भी कई राज्यों में है, कहां उसने किसका मंगलसूत्र छीन लिया? किसी के नाक की बाली तक, कान की बाली तो छीनी नहीं है, मंगलसूत्र कहां छीन लेगा? और छीनती हुई दिखाई कहां पड़ी हो? आप तो दिखाई पड़े। आज किसी के पास 1 रुपया भी बच रहा है तो आप बता दीजिए। आपकी आर्थिक नीतियां हैं कि लोग पर्सनल लोन लेने के लिए बेहोश हैं। इस देश में पर्सनल लोन लेने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और पर्सनल लोन लेकर के उसको अदा न करने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों होता है? पर्सनल लोन लेने वाले पैसा न दें यह बहुधा नहीं होता, क्योंकि हम आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो पैसा लोन लेते हैं, लोन लेके अदा कर देते हैं, लेकिन यह अदा न करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो कौन छीन रहा है? ये सबके सामने है। आपने अब आज की स्थिति क्या है कि सोने पे ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ गई और अरबों रुपए लोगों ने लोन ले रखा है। यह स्त्री धन के नाम पर सबसे पवित्र धन माना जाता था सोना, और लोग इसको छूते तक नहीं थे। ये मानते थे कि भाई महिलाओं का धन है, इसको छूना नहीं है। आज आपने स्थिति कर दी, लोग मजबूर हो गए कि साहब जो सोना बैंक में रखा हुआ है, एक घरों में रखा हुआ, उसको बैंक में जमा करके उसके खिलाफ और लोन ले लीजिए। और लंबे समय, मतलब लंबी अवधि के लोगों लिए लोगों ने लोन लिया हुआ है। तो छीन को राय सबके सामने है। सड़क पे आप चलिए तो आपकी जेब में 1 पैसा नहीं बचेगा। इतना ज्यादा ये टोल टैक्स के बस बैरियर्स लगे हुए हैं कि हर आदमी की यात्रा महंगी हो गई, हर चीज भी आपको जीएसटी देना है। मतलब लोग मांग करते रह गए कि आप कृषि के उपकरणों पर कम कर दीजिए, शिक्षा से जुड़े हुए जो चीजें उन पर कम कर दीजिए, कहीं नहीं। तो आपके पास कोई जवाब इसका नहीं, तो कैसे कोई आपकी बात पे विश्वास कर लेगा? आप उतर आए हिंदू मुसलमान के ऊपर। हिंदू मुसलमान 10 साल से थोड़े चलेगा, 10 साल सत्ता में रह लिए, पर अब हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं, इसलिए बात भी नहीं चली। और आप याद कीजिए, चुनाव शुरू होने के पहले वंशवाद और भ्रष्टाचार, ये 2 मुद्दे थे प्रधानमंत्री जी के, कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं और सभी भ्रष्टाचारी हमको हटाने के लिए मिल गए। ये उनका भाषण चल रहा था। यह बात इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू सामने आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम खत्म हो गई। यह बात चलाई गई, लोगों ने कहा कि साहब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गांवों तक कैसे पहुंचेगा? अरे साहब, वो फोर्स का मुद्दा गांव पहुंचा हुआ था। वो फोर्स का मुद्दा केवल एक आदमी चला रहा था उस समय। हर चट्टी चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर लोग फोर्स की चर्चा करते थे। देश का कोई कोना नहीं था जहां बात न पहुंच गई हो, जबकि कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं उठाया था, उसको अकेले विश्वास प्रताप सिंह ने उठाया था। लेकिन घर घर पहुंच गया, गांव गांव, गली गली, कूचा कूचा पहुंच गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन से न्यूक्लियर साइंस है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? किस तरह से लोगों के बांह हाट करके पैसा लिया गया, सबके समझ बात आ रही है। और इसलिए कि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। दवाओं की कीमतें बढ़ती चली गई और आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा लेते रहे, कोई रोकने की कोशिश आपने नहीं की। आपने करोड़ों रुपए का चंदा लिया, अरबों रुपए का बिजनेस दिया, ठेके दिए लोगों को, ये सबके समझ बात आ रही है। तो वो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा आपका सामने नहीं चला। और आपने जो बात की बहुत ही बिल्कुल सही है कि अल्पसंख्यक समुदाय, न केवल मुसलमान, क्रिश्चियंस तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए किस ईसाई समुदाय भी किस तरीके से अपने आप को रोके हुए है, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती, अपनी बात कर लेती है, लेकिन जिसको कहते हैं कि सक्रिय विरोध वो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन बात कीजिए तो सबके मनों में आवेश है।
सब बुरी तरह से लोगों के मन में आक्रोश भरा हुआ है। सरकार लोग किस बात के लिए चुनते हैं? अब आपने कहा कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग नाराज है। हिंदुओं हो सकता है कि हिंदुओं में एक बड़ा वर्ग हो जिसके लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार किसी को हो, एमपी एमएलए कोई भी हो, कोई पार्टी सत्ता में हो, ऐसा एक छोटा सा वर्ग होता है जिसको कोई लेना लादना नहीं होता है। उसको हिंदुत्व चाहिए, उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसको राष्ट्रवाद चाहिए। वो ये सामान खरीदते समय वो उसका भाव नहीं पूछता सामान का, वो सामान खरीदने के बाद टोटल रुपया पूछता है, दाम देकर घर चला आता है या घर से सामान मंगवा लेता है। एक वर्ग है जिसको कोई मतलब नहीं है। बाकी जो हिंदू वर्ग है वो सरकार इसलिए चुनता है कि उसके जीवन में तब्दीली आए। जो ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो उस तबके में आते हैं। अगर संविधान से आरक्षण न मिला होता तो आप लोगों से बात करके देख लीजिए कि क्या वो मुख्य धारा में शामिल हो पाते, क्या उनको रोजगार के अवसर मिलते, क्या उनको अगर सरकारी संरक्षण न मिलता तो क्या वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते थे, उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो सकती थी। आज वही चिंता उनके मन में है। बड़ा व्यापारी, बड़ा औद्योगिक घराना आरक्षण के नाम पर एक नौकरी नहीं देता, किसी को बुलाता भी नहीं है। ये सरकारी संरक्षण है, ये संवैधानिक संरक्षण लोगों के पास है जो उनको सामाजिक रूप से सशक्त करती है, आर्थिक रूप से उनको बेहतर बनाती है। और सरकार के संरक्षण से ही सामाजिक रूप में भी उनके साथ उत्पीड़न की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये छोटा मोटा सरकारी संरक्षण नहीं है, संवैधानिक संरक्षण नहीं है। लोगों को आगे बढ़ने के, अगर ये सरकारी नौकरियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को न मिली होती तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती, कहाँ खड़े हो पाते? यह उनके मन में भय है कि एक तो अच्छा, और दूसरी चीज इसको उनको कल्पना नहीं करनी है। अगर आप सरकारी नौकरी देंगे ही नहीं, कहां से आरक्षण लागू हो जाएगा? रोजगार के अवसर आप सृजित ही नहीं करेंगे, कहां से आरक्षण लागू हो जाएगा? अब जो रोजगार के अवसर बनेंगे भी उसको आप पूरा नहीं होने देंगे, प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा। पुलिस भर्ती में आप देखिए कि 60 लाख लोगों ने आवेदन किया। ये छोटी मोटी संख्या है ये किसी समाज में। बेरोजगारी की क्या हाइट है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह चिंता का विषय उनके मन में है कि हमको अगर आरक्षण नहीं मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित नहीं होंगे, सरकारी संरक्षण नहीं मिलेगा तो 5 किलो अनाज पाने से जिंदगी नहीं चलने वाली है। अनाज के बाद आपको पढ़ना है, लिखना है, स्वास्थ्य की जरूरत है, कपड़ा भी पहनना है, सामाजिक जरूरतें भी पूरी करनी है। कहां से पूरा हो जाएगा? समाज में जीना दुर्भर हो जाएगा। आपके समाज का जो शक्तिशाली वर्ग है वो कहाँ रहने देगा आप? चिंता का विषय ये हो गया लोगों के मन, और यह बात घर कर गई है। और यह केवल लोगों के कहने से नहीं हो गया कि विपक्ष ये बोलता रहा और लोगों ने विश्वास कर लिया। लोग उसको होता हुआ देख रहे हैं। संविधान को कौन सी, आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, विपक्ष ने बड़ा जोर से मुद्दा उठाया, तो क्या विपक्ष केवल कह रहा है और लोग इसको अपनी आंख से देख नहीं रहे हैं? आप चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देंगे, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देंगे, पार्टियों को तोड़ देंगे, विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लेंगे, उन पार्टियों से बहुमत प्राप्त दल के विधायकों को इस्तीफा दिलवा देंगे, 2-2, 3-3 साल तक सरकारों, विधानसभाओं से पास कानून को पास राज्यपालों का समर्थन नहीं मिलने देंगे। संविधान के उल्लंघन और क्या होता है? कोई नया काम थोड़ा होने लगता है। केवल ये होता है कि जो संवैधानिक प्रावधान है वह लागू नहीं करते हैं। और यह लोग विपक्ष के आलोचना के से इतर होते हुए देख रहे हैं और आपको इस करने के लिए तैयार नहीं है। तो यह केवल विपक्ष का आरोप नहीं है, यह समाज में होता हुआ दिख रहा है। तो यह जो एक जागरूक वर्ग है वह इसको लेकर के चिंतित है। तो यह केवल ये अल्पसंख्यक तो नाराज है ही है, अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं है, एक बड़ा वर्ग है समाज का जिसमें सभी वर्ग शामिल है। वह इसलिए नाराज है कि सरकार का जो दायित्व है सरकार उसको पूरा नहीं कर रही। ये बड़ा सवाल है। और इन चीजों का कोई भी समाधान बीजेपी के पास नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कहनी शुरू की, एक बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री की बात से संतुष्ट है, क्योंकि उम्मीद नहीं करता। विपक्ष का नेता तो बोल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री से इस तरह से हिंदू मुसलमान, इस तरह से किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र के बारे में तथ्यों से अलग भाषण देना, इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री के भाषण को मिसकोट करना, मिस इन्फॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल से आप उम्मीद कर सकते हैं, मुझसे आप उम्मीद कर सकते हैं, मनोज जी से आप उम्मीद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को लोग सुनते हैं कि जो तथ्य होगा वो प्रधानमंत्री कहेंगे, लेकिन आप जब बोलने लगते हैं तो लोगों के मन में एक सहज आक्रोश पैदा होता है कि किस व्यक्ति को हमने नेता बना लिया, कौन सा व्यक्ति है जो इसको बना हुआ है।
एक एक जी एक संवेदनशील समाज में इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो टोटलिटी में आप देखेंगे तो समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो जिस वर्ग में इस सरकार को लेकर के हलचल ना हो। और जी मैं आपसे विनम्रतापूर्वक ये भी कहूंगा कि अग्निवीर को लेकर के आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। आनंद जी, आप बनारस से गाजीपुर कभी जाइए, सड़कों पर भोर में और रात में इतने लड़के दौड़ते हुए आपको मिलेंगे जो जो आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। मैं एक छोटा सा मतलब क्षेत्र की आपसे बात कर रहा हूँ। बलिया में कौन सा उद्योग है, कहाँ जाएंगे लोग? गाजीपुर में कौन सा उद्योग है? देवरिया में कौन सा उद्योग है? आजमगढ़ घोसी में कौन सा उद्योग है जहां नौकरी लोग पा जाएंगे? चीनी मिली थी, वो भी बंद हो गई। इन बच्चों के सामने जो मार्शल कौम है, ये जाएंगे कहाँ नौकरी के लिए? सेना में कितने लोग हैं हमारे आपके गांव के? अर्धसैनिक बलों में कितने लोग हैं? और आप इसका अंदाजा तब लगाइए जब शहादत होती है इन अर्धसैनिकों की या सैन्य कर्मियों की। कितने लोग हमारे आपके जिलों में आते हैं शहादत देने के बाद, और हम आप जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने। बड़ी संख्या, जी क्योंकि बड़ा सेक्टर माना जाता है कि हमको वहां नौकरी मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बड़ा हिस्सा है, हिमाचल बड़ा हिस्सा है, उत्तराखंड बड़ा हिस्सा है, हरियाणा के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा है जहां से लोग यहाँ पे जाते हैं, और आपने उठा के बंद कर दिया। पूरे के पूरे समाज को अपने अंधेरे में डाल दिया, और एक संस्था की कीमत पर, सेना की कीमत पर। तो सरकार के पास अपने अपने लिए कहने के लिए कुछ है नहीं, और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें समाज इस सरकार को लेकर के नाराजगी न हो, कम जी या ज्यादा। जी।